मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड के आज की क्लास का टॉपिक है कार्ल मार्क्स। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का परिचय और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में जब विचारधाराओं का काफ़ी हद तक संगम चल रहा था, तो उस समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के जे.एस. मिल जैसे विचारक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया और उसके कारण पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांतियाँ हुई और उसके आधार पर भी पूंजीपति और श्रमिक के बीच का संघर्ष धीरे धीरे सामने आने लगा। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान के इतिहास में कार्ल मार्क्स आते हैं और उनका जो चिंतन है वो वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में जाना जाता है और हम कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में देखते हैं। अगर हम पश्चिमी यूरोप और दुनिया के देशों को देखें तो साम्यवाद जैसा कोई जन आंदोलन नहीं हुआ था। इससे पहले ईसाइयत और इस्लाम के आंदोलन हुए थे, लेकिन ये जो आंदोलन था इसने पूरे विश्व को एक तरह से आंदोलित कर दिया था। क्योंकि ये दर्शन मार्क्स ने दिया था, इसे मार्क्सवाद कहा जाने लगा और ये कहा गया कि मार्क्स के विचारों का अध्ययन किए बिना समाजवाद का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद को हालांकि बहुत से लोगों ने केवल श्रमिकों की बात या क्रांतिकारी हिंसात्मक राजनीतिक प्रवृत्ति मानने की भूल जरूर की, लेकिन मार्क्सवाद ने समाज के विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया, समाज में आने वाले परिवर्तनों को समझा और उनसे छुटकारा पाने का या उनकी समस्याओं की जटिलताओं से छुटकारा पाने के लिए अपना उपाय दिया। जैसा कि C.L. वेपर कहते हैं, मार्क्सवाद केवल श्रमिक वर्ग की बुलंद आवाज नहीं है, वह वर्तमान समाज के प्रभाव और जटिलताओं को निश्चित रूप से समझने की एक वृहत प्रणाली है। क्रांतिकारी परिस्थितियों और समाज से संबंधित विविध रूपों का अध्ययन भी इसका उद्देश्य है। सबसे पहले देखते हैं हम कार्ल मार्क्स का परिचय, जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक संपन्न वकील परिवार के घर हुआ था। यहूदी परिवार था और उनके दादा और जो ताऊ थे वो यहूदियों के पुरोहित थे, लेकिन उनकी माँ हॉलैंड से आती थी और उसके बावजूद भी उनका परिवार धार्मिक रूप से कट्टर नहीं था। ये बहुत ही हम कहें कि बचपन में संपन्नतापूर्ण वातावरण में इनका बचपन बीता था। अपनी जीवनी में काफ़ी हद तक वो इस बात का उल्लेख भी करते हैं और उन्होंने पढ़ाई की अपनी, और पढ़ाई के बावजूद उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी की, PhD भी की और मार्क्स के अध्ययन का जो प्रमुख विषय था वो प्राचीन यूनानी रोमन दर्शन था और इसलिए जो शोध प्रबंध के लिए उन्होंने विषय चुना वो था डेमोक्रिट्स और एपिक्यूरस के प्रकृति दर्शनों में भेद। तो इसमें हीगल के प्रभाव से वो स्वतंत्र थे, क्योंकि हीगल ने आध्यात्मिक विचार दिया था। 1844 में मार्क्स का परिचय एक व्यापारी फ्रेडरिक एंगल्स से हुआ और ये घनिष्ठ मित्रता में परिणित हो गया, जिसने आगे जाकर के कार्ल मार्क्स को काफ़ी आर्थिक मदद दी और दोनों ने मिलकर के कई महत्वपूर्ण मैगजीन्स निकाली और जो महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट फेस्टो है वो भी मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर के निकाला था, ये घोषणा पत्र। और अगर हम बात करें कि मार्क्स का जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से, उनमें जो प्रमुख किताबें हैं उनकी, उसमें आती हैं दी पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1844 की किताब है। ये जो हमारी स्लाइड है इसमें ये पावर लिख गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये पॉवर्टी है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी।
नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है उनकी, जो उनके पूरे साम्यवाद को प्रकट करती है, वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण किताब है जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं, वो है दास कैपिटल। इसके वॉल्यूम अलग अलग समयों में आए। 1867 में पहला आया, 1885 में सेकंड वॉल्यूम आया, 1894 में तीसरा वॉल्यूम इसका आता है। और एंगल्स के साथ मिलकर के उन्होंने किताबें जो लिखी उसमें पवित्र परिवार, द होली फैमिली, जर्मन विचारधारा और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उनकी जो पीएचडी या डॉक्टरेट या शोध प्रबंध, उसका विषय था डेमोक्रेट्स एंड एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शन में भेद। मार्क्स डेमोक्रेट्स के भौतिकवादी दर्शन के बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिज्म का पहला एक कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। इसके आधार पर इसी के आधार पर ऐतिहासिक भौतिकवाद की सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं को दिया गया और ये कहा गया कि विकास की प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष में होती है। समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। पूंजीवादी समाज पर अगर हम गौर करें तो उसकी उत्पत्ति और विकास में अंतर्निहित विरोध है और जो इसे अनिवार्यतः विनाश की ओर ले जाता है। पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़ित वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा वर्ग ही सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई और ये कहा गया कि अपने संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग से, ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये बहुत सारे चरणों से गुजरता है और ये एक वर्ग संघर्ष बन जाता है। प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई। या हम ये कहें कि पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध यह सारा होता है और उसके राज्य के विरुद्ध भी पूरे पूंजीपति वर्ग के सम्मिलित हितों का प्रबंध करने वाली कमेटी के अलावा राज्य और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से राज्य को पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना एक तरह से इसमें कहा गया और उसी के साथ ये माना गया कि सर्वहारा वर्ग संघर्ष करता है अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने शोषण से मुक्ति के लिए। और उनका ये मानना है कि सर्वहारा वर्ग की विजय के साथ हर प्रकार की जातीय फूट और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे के ऊपर शासन करने का अंत हो जाएगा। जो मार्क्स का ये दर्शन है, ये काफ़ी हद तक हम देखें तो इसमें उन्होंने भौतिकवाद, विकास के अधिकतम, सर्वांगीण और गंभीर शिक्षा के रूप में द्वंद्ववाद, वर्ग संघर्ष का और नए कम्युनिस्ट समाज के सृष्टा के साथ साथ सर्वहारा वर्ग की विश्व ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमिका का सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिया है। 1867 में जो दास कैपिटल आई, उसके पहले खंड में उन्होंने पूंजीवाद का विश्लेषण किया, पूंजीवादी उत्पादन, माल और उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला, विस्तार से वर्णन था। दूसरे खंड में पूंजी की गतिशीलता को उन्होंने समझाया कि किस प्रकार पूंजी अपनी गतिशीलता से मूल्य बढ़ाती है और हर रूप में अपना एकमात्र काम अतिरिक्त मूल्य पैदा करती है। दास कैपिटल के दूसरे और तीसरे खंड की सामग्री मार्क्स ने तो प्रदान की, किंतु उन्हें पूरा एंगल्स ने किया और एंगल्स ने का आभार देते हुए मार्क्स ने ये लिखा भी है कि उसके बिना ये जो पूंजी नामक पुस्तक है ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से मार्क्स समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के माध्यम से सर्वहारा समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश की। काफ़ी हद तक हम कहें कि कार्ल मार्क्स का जो ये दर्शन है, ये स्वप्नलोकीय समाजवाद को वास्तविक धरातल पर उतारने का कार्य करता है। जैसा वेपर ने लिखा, उन्होंने सुंदर गुलाबों के सपने तो देखे, किंतु गुलाब उगाने के लिए जमीन तैयार पूर्व के विचारकों ने नहीं की थी और वो काम मार्क्स ने किया। मार्क्स ने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन किया और पूंजीवाद का अंत कर वर्गविहीन समाज की स्थापना के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया।
इस तरह से अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी हद तक एक ऐसे समाज का वर्णन किया जो काफ़ी हद तक समता मूलक होगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। जैसा कि C.M. जोड ने कहा, मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। उसने अपने वांछित समाज का चित्रण ही नहीं किया, वरन उन परिस्थितियों का वर्णन भी किया जिसके माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब आते हैं हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो मार्क्स के चिंतन का मूल आधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का जो विचार है, इसमें हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से उसे ग्रहण किया, लेकिन जो हीगल का विचार था वो आध्यात्मिक था, लेकिन मार्क्स ने उसको बदल दिया। मार्क्स ने इसे भौतिकवाद से जोड़ दिया और ये भौतिकवाद का जो दर्शन है ये फ्यूअरबाख से उन्होंने लिया है, जिससे ये जो मार्क्स का द्वंद्ववाद का सिद्धांत है ये एक नए रूप में सामने आता है। यानी हीगल की द्वंद्ववादी पद्धति और फ्यूअरबाख की भौतिकवादी पद्धति से मिलकर के मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा को निर्धारित करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का जो विचार है उसमें अगर हम देखें उसे तो दो शब्द है, द्वंद्वात्मकता जो सृष्टि के विकास को प्रकट करता है, दूसरा शब्द भौतिकतावाद जो मूल तत्व को प्रकट करता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अगर हम समझें तो मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक विचार है वो हीगल की पद्धति पर आधारित है, परंतु मार्क्स ने उसे बिल्कुल उल्टा कर दिया। जैसा कि मार्क्स ने स्वयं ने कहा, मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हीगल के लिए मानव मस्तिष्क के जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्रकर्ता बना डाला, वास्तविक संसार की सृजन करती है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी रूप है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं है कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है और चिंतन के रूपों में बदल जाता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हीगल के द्वंद्ववाद को, जो कि सिर के बल खड़ा था, उसे पैर के बल खड़ा कर दिया, जो कि तर्क बुद्धि से किया गया था। हीगल मान के चलते हैं कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती है। इसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है, लेकिन इसका विश्लेषण मार्क्स ने अलग तरीके से किया है। मार्क्स कहते हैं वाद समाज की एक साधारण स्थिति है, इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। ये निषेधात्मक स्थिति है जो वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है। वाद और प्रतिवाद में अंतर विरोध के फलस्वरूप एक समझौता होता है जिससे एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। हीगल इसे संवाद कहते हैं। ये संवाद या संश्लेषण आगे चलकर फिर से वाद बन जाता है और उसका फिर प्रतिवाद उत्पन्न होता है और संश्लेषण के द्वारा फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये जो क्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। इस क्रिया में पहले किसी वस्तु का निषेध होता है, उसके बाद निषेध का निषेध होता है, जिसके द्वारा एक उच्चतर वस्तु अस्तित्व में आती है। अगर हम लेनिन के शब्दों को देखें तो उनका कहना है सही अर्थों में द्वंद्वात्मक विरोधी बातों का अध्ययन है, यानी 2 विरोधी बातें जिनका यह अध्ययन करता है, और विकास विरोधी बातों में से ही संघर्ष का परिणाम है। हीगल का जो द्वंद्ववाद है उसके परिप्रेक्ष्य में मार्क्स के द्वंद्ववाद को समझा जा सकता है। मार्क्स और उनके अनुयायी इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे से उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे गेहूं का दाना वाद है
भूमि में इसे बो दिया जाता है, ये गलकर नष्ट होकर अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप ग्रहण कर लेता है। यह पौधा विकास का दूसरा चरण है, यानी प्रतिवाद। तीसरा चरण पौधे में बाली का आना है और इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना है और पौधे का सूखकर नष्ट होना है। ये तीसरा चरण संवाद है। द्वंद्वात्मकता को एंगल्स ने गणित में भी लागू किया। उसके अनुसार अ एक अंक है, माइनस अ के निषेध अर्थात माइनस अ इंटू एक्स बराबर अ स्क्वायर हो जाता है। अ स्क्वायर संवाद है। संवाद वाद और प्रतिवाद की तुलना में मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से अधिक होता है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को समझा जा सकता है। जैसे पूंजीवाद जो है ये वाद है। तात्कालिक समय की स्थिति को हम देखें, जब मार्क्स ये चिंतन दे रहे थे तो पूंजीवाद पूरे विश्व में फैल रहा था, खास करके पश्चिमी देशों में, तो उसे वाद माना। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था को प्रतिवाद माना और साम्यवाद की अवस्था को संवाद माना। तो इस तरह से ये पूरा सिद्धांत हमारे सामने आ जाता है। इस प्रकार द्वंद्ववाद विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से संचालित होता है। ये संघर्ष अंततः पारस्परिक विरोधी तत्वों में समन्वय स्थापित कर देती है, जिससे उच्च स्थिति में उन दोनों तत्वों के गुण विद्यमान हैं। आगे जाकर के यही समन्वय फिर से अपने विरोधी विचार को जन्म देकर संघर्ष और समन्वय की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, जिसे हम द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। ये उस समय तक चलती है जब तक कि आदर्श रूप प्राप्त नहीं हो जाता और वह अपने आंतरिक विरोधों से मुक्त नहीं हो जाती। इस तरह से वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत में द्वंद्ववाद का उपयोग अलग अलग एवं विभिन्न संदर्भों में किया गया है। अब आते हैं भौतिकवाद पर। अभी तो हम व्याख्या पढ़ रहे थे द्वंद्व की, जिसमें हमने 3 बातों को देखा, वाद, प्रतिवाद और संवाद। वाद क्या है? वाद साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। कालांतर में उसके प्रति प्रतिवाद उत्पन्न होता है, उन दोनों के में संघर्ष होता है। प्रतिवाद वाद से ज़्यादा प्रगतिशील होता है और इन दोनों के मध्य जो समझौता होता है, जो नया विचार उत्पन्न होता है, वो संवाद या संश्लेषण होता है। भविष्य में जाकर के ये फिर से वाद बन जाता है। तो इस तरह से निषेध का निषेध की स्थिति होती है। मार्क्स ने इसे एक गेहूं के दाने के रूप में बताया है और उनका मानना है कि जब फसल पककर आती है तो एक गेहूं के दाने से संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में परिवर्तन होता है। दूसरा जो शब्द है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, वो है भौतिकवाद। मार्क्स ने इस शब्द को फ्यूअरबाख से लिया है। हीगल और मार्क्स में इसी शब्द से अंतर आ जाता है। हीगल जहाँ विचार या आध्यात्मिकता की बात करते हैं द्वंद्ववाद के संदर्भ में, वहीं पर मार्क्स से भौतिक पदार्थ पर जोड़ देते हैं और इसीलिए ये काल्पनिक न होकर पूर्णतया जिसे हम कहें यथार्थवादी स्थितियों पर लागू हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगलवादी पद्धति से केवल भिन्न ही नहीं है, बल्कि उससे उल्टी है। उनका मानना है कि जो विचार है वो एक बाहरी इंद्रिय गम्य मात्र है, लेकिन भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंबित होता है। इस तरह से मार्क्स के लिए मूल वस्तु पदार्थ है, जबकि हीगल के लिए विचार है। तो ये फर्क यहाँ पर आ जाता है। मार्क्स ने मुख्य वस्तु पदार्थ को मानते हुए अगर पदार्थ में कोई परिवर्तन आता है तो उसे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा माना है। सीएल वेपर के अनुसार हीगल ने विचार को मुख्य माना और पदार्थ को महत्व नहीं दिया, किंतु मार्क्स ने विचार को केवल मानव के दिमाग में वस्तुवादी जगत की परछाई मात्र माना, जो चिंतन में बदल जाता है। इस तरह से हीगल विचार को वास्तविक मानते हुए बाह्य जगत के विचारों की परछाई मात्र समझते हैं, जबकि मार्क्स ने वस्तुवादी जगत को वास्तविक मानते हुए विचार को इसकी परछाई माना है। तो इस तरह से प्रगतिवादी है ये, इसकी प्रकृति भौतिक है।
विश्व का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा स्वयं विकसित होता है। ये मानव इतिहास का अटल नियम है जो अपरिवर्तनीय है। इस तरह से मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मार्क्स के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है और इसकी सारी घटनाएं एक दूसरे से संबद्ध है, और अगर एक में परिवर्तन होता है तो अन्य सभी जो क्रियाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन अवश्य होगा। तो अपने जीवन के जो सामाजिक उत्पादन में मनुष्य निश्चित संबंधों में बांधते हैं और उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इस तरह से समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियाँ तात्कालिक उत्पादन संबंधों से या उसी चीज़ की कानूनी अभिव्यक्ति है जो उन संपत्ति के संबंधों से टकराती है। कुल मिलाकर के जो मार्क्स का जो ये सिद्धांत है, ये एक तरह से भौतिकवादी जगत में होने वाले वाद प्रतिवाद और संवाद की क्रिया को स्पष्ट करता है और उसी के माध्यम से, उसके अंतर विरोधों के माध्यम से समाज की उत्पादक शक्ति और उत्पादनकर्ता के मध्य के संघर्ष को दिखाता है, जिसके माध्यम से अंततः एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना होती है। आज के लिए इतना ही।